इंदिरा जी की हत्या के बाद देश के सामने कोई विकल्प नहीं था। उनके सामने राष्ट्र का प्रश्न था, भारत का प्रश्न था। जब जब किसी ने कोई घृणित कार्य किया तो देश का जनमानस एक हुआ। ऐसे इंदिरा जी की हत्या, राजीव जी की हत्या, ये सब ऐसे घटनाएं रहे राजनीतिक क्षेत्र में भी। और देश में दलीय राजनीति से ऊपर उठ के लोग दुखी थे। उनके मन में किसान का दर्द, उनका दर्द ऐसा लगता जैसे अपना दर्द हो। राजीव जी ने उत्तर दिया कि आप ये नहीं मानते कि चुनाव आदमी हमेशा जनता से डरता है, अधिकारी को डर नहीं लगता, बल्कि चुनाव आदमी सदैव, क्योंकि उसे तो कल भी चुनाव में जाना है, इसको ये डर भी रहेगा और नैतिक मूल्य भी उसके सामने खड़े रहते। इस द्वारा तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक क्रांति कही जा गई कि उसका श्रेय केवल राजीव गांधी को है। तो देखिए जो आपका अयोध्या का जो मंदिर रखना था, वो रखी थी तो बनवा देते, वो रखा भी गया, रोक भी दिया, तो उसको पार्टी को नुकसान है। उनको साहबानों वाला जो केस था है ना, उस केस में भी मेरी राय में पार्टी का निर्णय, उनका निर्णय उनके लिए भी गलत हुआ और भविष्य के लिए भी। उनकी जानकारी हो गई थी जो पैसा भेजा जाता है वो पैसा जाता 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 कटता नीचे जाके वो बहुत कम परसेंटेज लोगों के विकास में। ये आज भी हो रहा है, ये आज भी हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं सारा पैसा लग रहा है, कमीशन, रिश्वतखोरी हमारे यहाँ बहुत गहराई से अपना वो जड़ जमा चुकी है। किसी क्षेत्र में चले जाएगा, न्यायालय से लेकर के निदेशालय तक कहीं जाइएगा तो रिश्वत का मामला तो ऐसा लगता है जैसे कहीं ऐसा है नहीं कि ना हो। इसलिए उनकी सुनिश्चित जानकारी हो गई थी कि पैसा जो हम भेजते हैं धीरे धीरे जाता जाता वो 8-10% रह जाता, वही लगता है, इसलिए विकास दिखाई नहीं। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक राजीव शर्मा जी हैं। एक लंबे समय, लगभग 50 साल आपने राजनीतिक जीवन को दिए हैं और न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से पॉलिटिकल लोगों को नेतृत्व करना चाहिए इसकी मिसाल भी कायम की है। अलग अलग दलों में अलग अलग समय पर आपने काम किया है, जो राजनीति के आपके अनुभव को और ज्यादा समृद्ध बनाता है। हम आज बातचीत करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बारे में। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है 21 मई को। एक दुखद घटना में उनका निधन हुआ, देश ने उन्हें खो दिया। और एक उभरती हुई लीडरशिप, एक ऐसा नेता जो हर वक्त मुस्कुराता था, बेहद सरल और सादगी उनके व्यक्तित्व में झलकती थी। एक बड़ी परिवार से आने के बावजूद, एक बड़ी लीगेसी होने के बावजूद उनकी सौम्यता, उनके चेहरे की मुस्कुराहट सबका दिल जीत लेती थी। राजीव जी की बहुत सारी स्मृतियां पूरे देश के लोगों के जहन में हैं और चूंकि पूर्व विधायक राजेश शर्मा जी ने उनके साथ एक लंबे वक्त में काम भी किया, एक हिस्से में काम किया है। और उस दौरान मेरठ में भी राजीव जी के कई विजिट हुए जहां आपको उनसे बात करने का, मिलने का मौका मिला, उनको करीब से जानने का मौका मिला। आपका बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद। कैसे याद करना चाहेंगे आप राजीव जी को? वैसे तो आपने भी उनके बारे में जो बातें कही, मेरी उनके बारे में धारणा और मान्यता है। एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित, देश के प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा भी उनकी देश के अग्रणीय संस्थानों में हुई। उसके बावजूद भी वो एक बहुत सरल स्वभाव के और अपने आप को कभी वो ऐसा नहीं महसूस होने देते। वो बहुत बड़े घर में पैदा हुए, एक साधारण इंसान की तरह से उनका व्यवहार था। राजनीति में इंदिरा जी की हत्या के बाद देश के सामने कोई विकल्प नहीं था। उनका उन परिस्थितियों में राजनीति में आना अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। और वो कभी भी किसी गुस्से में, प्रतिशोध में कभी ऐसी बात नहीं करते थे। मगर निश्चित रूप से इंदिरा जी की मौत पर उनको भी दुख था, सारा देश दुखी था। तो मैंने उनको उस समय भी देखा और करीब से देखा। उसके बाद भी सारी गंभीरता, सारी चुनौतियों को देखते हुए उनके सामने राष्ट्र का प्रश्न था, भारत का प्रश्न था। और उसी दृष्टिकोण से उन परिस्थितियों में वो अपने देश को संभालने का, संवारने का उनका अपने आप में उनका दृढ़ संकल्प भी था।
जिस वक्त इंदिरा जी की हत्या हुई, ये 84 की बात है, 31 अक्टूबर 1984। मेरी उम्र लगभग 6-7 साल रही होगी उस वक्त। दूरदर्शन पे पहली बार हमने देखा। हमारे घर में उस वक्त टीवी नहीं होता था। अपने घर से 5-6 किलोमीटर दूर मुरादाबाद के चंदौसी में हम लोग उस वक्त रहते थे। मेरे फादर की पोस्टिंग वहीं थी। तो 6-7 किलोमीटर दूर जाके हमने टीवी पे, दूरदर्शन पे लाइव टेलीकास्ट देखा। तब राजीव जी को पहली बार देखा हमने वहां उस पर। और फिर इत्तेफाक से बाद में तो चूंकि पत्रकारिता का करियर शुरू हुआ, लेकिन शुरू के हिस्से में मैंने राजीव जी की 85 में पहली रैली भी देखी चंदौसी में। जब वो पहली बार वहां भीड़ के बीच में आए तो अपार जनसैलाब था और हाथों हाथ ले लिया लोगों ने। जबरदस्त लोकप्रियता थी। और जितना मैंडेट उनको उस वक्त मिला, इंदिरा जी की हत्या के बाद इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, उतना आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला और अतीत में भी किसी को नहीं मिला। मैं उनकी देश की जिम्मेदारी उनके पास आने के बाद, मैं उस समय भी पार्टी का महामंत्री था प्रदेश का, और मैं बरेली की चुनावी सभा का संयोजक भी था। मैंने उस सभा को भी देखा और सारे देश में ही भारत इसका रहने वाला, अपने ढंग का भारत का ये निवासी है। जब जब किसी ने कोई घृणित कार्य किया तो देश का जनमानस एक हुआ और एक मत से उसकी निंदा की। ऐसे इंदिरा जी की हत्या, राजीव जी की हत्या, ये सब ऐसी घटनाएं रहे राजनीतिक क्षेत्र में भी। और देश में दलीय राजनीति से ऊपर उठ के लोग दुखी थे। सबने शोक संवेदना भी व्यक्त की और उस चुनौती को भी सारे देश ने इकट्ठा होकर स्वीकार करने का प्रयास किया। राजीव जी की जिम्मेदारी आने के बाद मैं कई घटनाएं यहाँ कहना चाहूंगा। जहां तक उनके अपने जीवन का मैंने पहले भी कहा, तो वो कई बड़े काम उन्होंने अपने काल में किए। जैसे मेरठ से मैं जोड़ना चाहता हूँ। मेरठ में किसान आंदोलन चल रहा था। मैनसन टिकैत बहुत बड़ा आंदोलन लेकर के मेरठ में बैठे थे। तो दिल्ली के संविधान क्लब में उन्होंने पटेल भवन में एक जिम्मेदार लोगों की मीटिंग बुलाई। बहुत से लोगों ने कहा ये तो इसका आंदोलन है, एक जात विशेष से आंदोलन को जोड़ दिया। मैं अग्रिम पंक्ति में था। मुझे कहा कि आप क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मेरी राय में किसी जाति का आंदोलन नहीं, ये किसानों का आंदोलन है और किसानों की बात सुननी जायज है। मेरी बात सुनकर के उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, वो मुस्कुराते भी धीरे से थे, कहा कि मेरी भी शर्मा जी ने जो कहा सही बात है, हमको एक किसान आंदोलन के रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए और किसानों की समस्या हल करने का प्रयास करना चाहिए। उनके मन में किसान का दर्द, उनका दर्द ऐसा लगता है जैसे अपना दर्द हो। तो वो किसानों की समस्याओं को लेकर भी बड़े गंभीर रहते थे, उनको हल करने का भी प्रयास करते थे। दूसरा, उनके काल में एक बड़ा काम हुआ पंचायत राज। और मैं इससे पहले कि आप पंचायत राज पे बात करें, किसानों वाले मुद्दे में एक और प्रसंग उनका आता है, जिसको कोट किया पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद ने भी, जब वो राज्यसभा से रिटायर हो गए थे उस वक्त। बोट क्लब पर राजीव जी की रैली होनी थी, प्रधानमंत्री थे उस वक्त, और वहां चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ किसानों ने कब्जा जमा लिया। तो राजीव जी ने कहा कि टकराव के हालात बन गए पुलिस और किसानों के बीच में, और राजीव जी ने अंततः ये फैसला लिया कि वो अपनी रैली दूसरी जगह कर लेंगे, किसानों को धरना देने दीजिए। ये बड़े दिल की बात थी। बिल्कुल, वो धरना अपना रैली स्थान परिवर्तन हुआ। राजीव जी के कहने पर कांग्रेस में बहुत लोग थे, चाहते थे नहीं होगा, मगर उन्होंने कहा नहीं, ये किसानों का धरना, किसानों की रैली है, इसमें हमको कोई भी किसी तरह का व्यवधान नहीं डालना चाहिए, और अपनी रैली दूसरे स्थान पर हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो बहुत बड़े मन के आदमी थे और उनका सोच बड़ा था। मैं अभी पंचायत राज पर कहना चाहता था, इस देश में ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कोई प्रधान भी नहीं बन सकता था। जिला परिषद का चेयरमैन तो बड़ी बात रही, सभी बड़े लोग, बड़ी जातियों के लोग बना करते थे। राजीव गांधी इस संशोधन, पंचायत राज संशोधन विधेयक, और प्रधान से लेकर के जिला पंचायत तक उनको बड़े अधिकार दिए, और ये परिणाम निकला कि पंचायतों में भी, जिला पंचायत में भी अनेकों गरीब, पिछड़े लोग, उनको प्रतिनिधित्व मिला, और उस पंचायती राज से लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ होने का मौका मिला। मैं
स्वयं की घटना बताना चाहता हूँ। जब इस पर हम लोग एक बार मिलने गए प्रधानमंत्री जी से, राजीव गांधी से, मैंने कहा क्या आप ये मानते हैं कि अधिकारी से ज्यादा जनप्रतिनिधि इससे ईमानदार होगा? मेरा विश्वास नहीं था कि ईडीओ बीडीओ इनके बेंचबत जनता के लोग ज्यादा ईमानदार हो पाएंगे, वो भी गड़बड़ कर सकते हैं। राजीव जी ने उत्तर दिया कि आप ये नहीं मानते कि चुनाव आदमी हमेशा जनता से डरता है, अधिकारी को डर नहीं लगता, बल्कि चुनाव आदमी सदैव, क्योंकि उसे तो कल भी चुनाव में जाना है, इसको डर भी रहेगा और नैतिक मूल्य भी उसके सामने खड़े रहते हैं। इसलिए चुने हुए प्रतिनिधि को ज्यादा ताकत देनी चाहिए। इसीलिए हम संशोधन विधेयक भी लाए और उनको सारे अधिकार भी दिए। तो ये एक बड़ी सोच थी जिसने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको उसकी जड़ों को और गहरा किया, मजबूत किया। मेरठ में उनके कई विजिट हुए उस दौरान जब वो प्रधानमंत्री थे, तो कुछ उस वक्त की या स्मृतियां आपके जहन में हो तो थोड़ा बताइए। कि पहले तो मैं, हालांकि निजी बात नहीं करनी चाहिए, हक पर लड़ा और मुझे बहुत अच्छा वोट मिला। जनता पार्टी का राज था, तो जनता पार्टी आ चुकी थी। उसके बाद भी मुझे आशा थी मुझे बागपत से लड़ा जाएगा, मगर मुझे बागपत से टिकट डिक्लेयर हो गया और एक दूसरे साथी को टिकट मिल गया। मैं अरुण सिंह जी के पास गया जो उनके करीबी मित्र थे, और वो फीएड से निकल रहे थे। मुझे देख के फीएड गाड़ी रोकी, मिस्टर शर्मा भाई आर यू हियर? मैंने कहा साहब इस समय तो लोग टिकट का ही मामला और कुछ है नहीं। उसने कहा आप मेरठ वापस जाइए। उन्होंने हरी शाही से लिख करके राजीव गांधी को दिया, वही दस्तखत करके वीपी सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, उनको दे दिया। जब मैं हवाई अड्डे पर गया तो वीपी सिंह जी ने कहा देख तेरा टिकट तो प्रधानमंत्री का टिकट, मुझे दिखाया कि ये तेरा टिकट, तुम अपना काम करो जाकर के। खैर वो टिकट हो गया, वो भी खरखोदे से हुआ जहां मेरा बहुत परिचय नहीं था। और मेरे चुनाव में वो, मुझे नहीं था प्रधानमंत्री मेरे चुनाव में आएंगे, वो स्वयं, क्योंकि टिकट उनका था। पार्टी में गुटबाजी भी थोड़ी होती है उस समय, जो हमारी बड़ी नेता देश की थी, उन्होंने जानबूझ करके या जो भी हुआ उन्होंने कहा कि नहीं मेरे क्षेत्र में उनको टिकट मत दीजिए। उसके बाद भी राजीव जी ने कहा ये तो मेरा टिकट है, इसलिए शर्मा जी को लड़ने दीजिएगा, आप उनकी मदद करें। टिकट भी हुआ, राजीव जी खुद मेरे चुनाव में खरगोदा आए भी वीपी सिंह जी के साथ। ये खरगोदा कस्बे में भी, कस्बे में जो वहाँ का एक छोटा सा मैदान था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उस मैदान में वो सभा को एड्रेस करके हापुड़ गए। तो मैंने उस दिन भी देखा उनको, चुनावी सभा में भी देखा, और चुनाव के बाद भी मेरठ में कई ऐसे घटनाएं घटी। आपको याद पड़ रहा है उस सभा में क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के बारे में कहते ही हैं लोग बार, और ये भी अपील की कि हम लोगों का प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बने, और हम लोग चाहते हैं कि जो अधूरे कार्य है उनको पूरा करें और एक अच्छा प्रदेश बनाने का प्रयास होगा। ये उनका मूल रूप से भाषण था जो मुझे याद पड़ता है। कार से आए थे? नहीं, कार से आए। मेरे मोहद्दीनपुर भी रुके, फिर उसके बाद यहाँ मेरठ आए, फिर हापुड़ गए, खरखोदा रुक करके हापुड़ गए। तो उनका चुनावी दौरा था। किस साल की बात रही? ये बात है 85 की बात, 85 मार्च की बात है। उसके बाद जब हम लोग चुने गए, असेंबली बन गई, तो राजीव जी का 2 बार एक सांप्रदायिक झंझट भी मेरठ में हुआ, उस समय भी हुआ है। और वो दुखी थे कि कैसे भी, क्यों देश में ऐसे ही स्थितियां पैदा होती हैं, शहरों में स्थिति पैदा होती है कि हम सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। मानव मूल्यों को हमको श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि मानव मूल्यों के प्रति उनका बड़ा वो था, तो इसलिए हमेशा सोचते भी थे और बड़े मन से दुखी थे कि ऐसे हालात क्यों बनते हैं। और उनका प्रयास हुआ कि हालात अच्छे बने, ठीक ठाक बने। तो 87 का दंगा भी मेरठ का बुरा दंगा था, हासिमपुरा मलियानों को अभी भी कहा जाता है, और वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो उस समय भी वीर बहादुर जी ने भी जो प्रयास किया, मगर राजीव गांधी ने अथक प्रयास किया कि दोनों संप्रदाय को बुला करके शांति स्थापित की जाए, पीड़ित लोगों की मदद हो और इन समस्याओं का आगे भी भविष्य में प्रयास हो, ऐसी चीजें बता। उन्होंने यहाँ दौरा किया था? हाँ, दौरा। वो किन किन इलाकों में हो गए थे? वो सब जगह गए जहाँ जहाँ घटना है, वो मलियाना भी गए, हासिमपुरा भी गए, वो जगह भी गए, सब जगह। उन विजिट में आप थे साथ? हाँ, मैं साथ था पूरे दौरे में। तो उससे पहले मुख्यमंत्री जी आए वीर बहादुर सिंह, शहर में कर्फ्यू था, मैं कर्फ्यू के दौरान करीब हर जगह, और उससे पहले भी जब यहाँ शहर में कर्फ्यू लगा, मैं उस कर्फ्यू में भी
शहर का जो मुख्य सेंसिटिव इलाका था गुदड़ी गया, और डीएम ने, राधेश्याम कौशिक जी डीएम थे, मैं से पूछा कहाँ हो, उनका गुदड़ी में, क्या आप वहां क्यों चले गए? उनको खुद आश्चर्य था मैं क्यों चला गया, मगर शहर काजी से मेरी बात हुई और वहीं पर दोनों समुदाय की बड़ी बैठक हुई, और वहीं से मैंने कहा कि ये डीएम साहब कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं है और मैं इन्हीं क्षेत्रों में खुद निकल रहा हूँ। वो मुझे बड़े समझाते रहे कि विद्यार्थी के साथ क्या हुआ था कानपुर में, आप ऐसा क्यों मानते हैं, मगर मेरा विश्वास था कि दोनों समुदाय हम लोग कोशिश करेंगे तो मानेंगे और शांति स्थापित हो। तो मैं मुख्यमंत्री के साथ भी दौरे में रहा, माननीय प्रधानमंत्री के साथ दौरे में रहा, और हमारा प्रयास रहा कि जो हमारा सबका लक्ष्य, ध्येय और सिद्धांत है, दोनों संप्रदाय मिलजुल करके रहें। और धीरे धीरे मेरठ आज वर्षों से नॉर्मल है, उस दंगे के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी भी नहीं। कंप्यूटर क्रांति का जनक भी उन्होंने कहा। हाँ, उस वक्त बड़ी आलोचना हुई उनकी जब वो ये सब रिफॉर्म्स कर रहे थे। कहा गया कि ये बड़े पैमाने पे अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस पैदा करने वाला देश में कंप्यूटर लोगों की नौकरियां छीन लेगा। आज कैसे देखते हैं इस फैसले को? मगर पूछो बेटा क्या कर रहा है, तो उसने कंप्यूटर से किया था और उसके बाद विदेश में या देश में वो 20 लाख 30 लाख पा रहा, 2 लाख पा रहा। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक क्रांति कही जाएगी तो उसका श्रेय केवल राजीव गांधी को है। और जो लोग उस समय निंदा कर रहे थे, आज वो सब समझते हैं यदि वो सब न होता तो हमारे यहाँ तो बेरोजगारी थी। आज जो रोजगार मिला, काम मिला और लोगों को प्रगति भी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जो क्रांति हुई है उसका सारा श्रेय राजीव गांधी को, राजीव जी को। विदेश यात्राएं बहुत करते थे राजीव जी, स्मार्ट पर्सनालिटी, अच्छी लंबाई, अच्छा कद, चेहरे पर मुस्कुराहट, गोरा रंग, और दक्षिण एशियाई देशों का जो संगठन दक्षेस था वो उनके बाद लगभग निष्प्रभावी हो गया। दक्षिण एशियाई देशों में वो एक बहुत अच्छा तालमेल बना के रखते थे, लगातार विजिट भी करते थे, उसके सम्मेलन भी होते रहे। तो कैसे देखते हैं उसके बाद की स्थिति और उस समय की स्थिति को? तभी आलोचना भी होती थी कि राजीव जी बहुत विदेश यात्राएं कर रहे हैं। नाना जी, अंतर्राष्ट्रीय बातों से पहले में एक बात और भी कि जो महत्वपूर्ण बात है, उनके खिलाफ उन्हीं के बहुत करीबी और विश्वसनीय आदमी जो दूसरे दल में चले गए थे, बोफोर्स का मामला उठाया। बोफोर्स का मामले में दलाली की चर्चा और बड़े नारे भी लगे, दलालों को जो भद्दे नारे वो सब नारे लगे, मगर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर न्यायालयों ने उनको निर्दोष साबित किया, निर्दोष माना। और आज भी मुझे याद है हमारे कई अखबारों ने संपादकीय लिखे और लिखा कि इस देश का इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कि इतने ईमानदार आदमी को आपने कलंकित करने का प्रयास किया। ये संपादकीय है। तो इसलिए राजीव गांधी के खिलाफ जो ये हुआ वो अफसोसजनक था, और ये सही कहा जिनने संपादकीय लिखा कि इस देश का इतिहास भारत के लोगों को कभी माफ नहीं करेगा कि एक ईमानदार आदमी को आपने कलंकित करने का प्रयास किया। इसका झंडा तो उनके बहुत सारे करीबी लोगों को, हाँ, मैंने कहा उनके बहुत करीबी, जिसके लोग कहते हैं कि जब उनसे पूछा कि आपका सबसे विश्वसनीय मंत्री कौन है, तो उन्हीं का नाम लिया जिसने पार्टी से, कांग्रेस से अलग होकर के उनके खिलाफ भ्रष्टाचार आरोप लगाए और आधारहीन बातें करके ये सब चीजें की। ये दुर्भाग्य हुआ। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में इस तरह के जो स्कूप हैं वो फेक तरीके से क्रिएट किए जाते हैं और बाद में उनमें कुछ निकलता नहीं? हमने देखा बाद में 2G वाला जो घोटाला था उसका क्या हश्र हुआ, या और कई इसी तरह के फैसले। बहुत से हमारे साथियों की ये मान्यता आज भी है कि राजनीतिक नेताओं को अपने ऊपर बोलते समय नियंत्रण करना चाहिए, भाषण पर भी नियंत्रण होने चाहिए, और छोटे हथकंडे अपना करके यदि कोई आदमी पॉपुलर बनना चाहता है तो वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे महापुरुषों ने, देश के आजादी के आंदोलन के नेताओं ने एक भारत को सबसे अच्छा लोकतंत्र देने का प्रयास किया। हमारा आजादी का संघर्ष गांधी के नेतृत्व जो हुआ वो भी दुनिया का आदर्श संघर्ष है। तो आजादी के बाद भी अपेक्षा की गई है कि हमारे नेता, राजनीतिक पार्टियां ये अपने ऊपर स्वयं ये नैतिक जिम्मेदारी लें कि हम कोई ऐसे काम करके श्रेय न लेना चाहिए जो किसी मायने में भी अच्छे ना हो और भविष्य में हम लोगों को भी नीचा देखना पड़े। राजीव जी का एक खास अंदाज था बात करने का। भाषण देते थे तो अक्सर कहते थे हमने देखा है, हमें देखना है, हम देखेंगे। एक तरह से तकिया खिलाफ।
अब वो तो लोगों का अपना एक तरीका हो जाता है। उनको मिस्टर क्लीन भी कहा गया, वो क्लीन थे भी, और उनके बारे में उनकी मुस्कुराहट, उनकी पर्सनैलिटी, ऐसी पर्सनैलिटी का नेता तो आदमी पैदा नहीं हुआ, नेता तो अलग बात रही, ऐसी भगवान ने उनको ऐसा चेहरा मोहरा और व्यक्तित्व दिया था कि कम लोगों को परमात्मा ऐसी वो देता है। तो वो व्यक्तित्व के आधार पर, बोलचाल के आधार पर, और जो एक प्रभावित करने का तरीका होता है वो उनके पास था। मैंने अभी भी कहा कि 2-3 मौकों पर मुझे व्यक्तिगत कहने सुनने का, बात करने का मौका मिला। उनके सामने भी मैंने जनता के मुद्दे उठाए जो उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं आपकी बात सही है। और मैंने अभी भी कहा पंचायत राज पर भी मैंने खुद ही उनके सामने कहा कि आप ये मानते हैं कि जनप्रतिनिधि अफसर से ज्यादा ईमानदार होगा? मैं कहा बिल्कुल ईमानदार होगा, मेरी मान्यता इसलिए मैंने पंचायत राज लाया। क्या आज उनके इस कोर्ट की जो रिलेवेंसी है वो ज्यादा हो गई है? आज इस तरह की धारणा बन रही है कि नेता ज्यादा करप्ट होते हैं और जो अफसरशाही है, नौकरशाही है, वो बेटर काम करती है। कई लोग इसकी वकालत करते हुए भी दिखाई देते हैं और हम देखते हैं कि धीरे धीरे जिस तरह से जो नेताओं का एक ओरा है, चुने हुए प्रतिनिधियों की जो एक ताकत है, वो जिस तरह से कमजोर हुई है और अफसरशाही की जो पकड़ मजबूत हुई है मशीनरी में हर जगह, तो उसको कैसे देख रहे हैं राजीव गांधी के कोर्ट के संदर्भ में? देखिए, नेता जब तक उसकी जानकारी, उसका अध्ययन, उसके अपने मूल श्रेष्ठ नहीं होंगे तब तक उसको अधिकारी डोमिनेट करेंगे। मगर मैं आज भी मानता हूं कि राजनीति करने वाले लोग, राजनीति में काम करने वाले लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता अधिकारियों से आज भी ज्यादा बेहतर है और उसकी सोच बेहतर है, काम करने का तरीका बेहतर है, उसकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। तो आज भी जो राजीव जी ने कहा, मैं उसको फिर दोहराता हूं कि जनतंत्र में राजनेता, राजनीतिक जिम्मेदारी बड़ी है, अधिकारी से 100% वो ज्यादा ठीक काम कर रहा है और वो मूल्यों को भी समझता है और उसकी सुप्रीमेसी बनी रहनी चाहिए। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि जो काम, चाहे थोड़ा पीरियड भी, जो बड़े काम उन्होंने किए वो देश को सदैव याद रखेगा। और हमारा जो मूलभूत ढांचा है, जवाहरलाल नेहरू के बाद किसने उसको सशक्त समृद्ध बनाने का प्रयास किया तो वो राजीव गांधी हैं, जो मैं उससे बड़ा प्रभावित हूँ। और जो काम की निश्चित रूप से आज सारा देश ये मानता है और मानना चाहिए कि बुनियादी काम राजीव गांधी ने किए, इसलिए हमें सदैव उनको याद रखना चाहिए। क्या कमजोरियां थी उनके व्यक्तित्व की? कमजोरी तो उनकी ये भी थी कि क्योंकि वो राजनीति में, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई भी शख्स आलोचनाओं से परे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी चीजें होती हैं हमारे व्यक्तित्व में, तो कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कमजोरियां होती हैं। कमजोरी भी होती है जो उनके चारों तरफ, क्योंकि उनको राजनीतिक अनुभव एक अलग से क्षेत्र से आए थे, वो राजनीति, हाँ, वो तो पायलट थे, चाहते भी नहीं, राजनीति में चाहते भी नहीं थे। राजनीति में तो सही मायने में संजय गांधी थे, संजय गांधी की मृत्यु हो चुकी थी एक दुर्घटना में, तो वो तो परिस्थितिवश राजनीति में आए, राजनीतिक अनुभव बहुत ज्यादा नहीं था। इसलिए जो चारों तरफ अक्सर घेरते हैं लोग, ताकत जहाँ होती है लोग ऐसे लोग घेर लेते हैं, तो उनके चारों तरफ भी ऐसे लोग आए जिन लोगों की राय से उनको भी नुकसान हुआ और उनको नुकसान हुआ और लोगों ने उनको धोखा भी दिया। तो इसलिए मैं उनकी कमजोरी तो भी कहते हैं परिस्थिति है और हर राजनेता के साथ ये हुआ है। कुछ 2-3 बड़े फैसले गिनाइए जिससे उनको पॉलिटिकली नुकसान हुआ, जो शायद वो नहीं लेते तो शायद कुछ और बात है। अभी तो देखिए, जो आपका अयोध्या का जो मंदिर का राजलीला रखना था, वो रखी थी तो बनवा देते, वो रखा भी गया, रोक भी दिया, तो उसको पार्टी को नुकसान हुआ, उनको भी नुकसान हुआ। दूसरे साहबानों वाला जो केस था, है ना, उस केस में भी मेरी राय में पार्टी का निर्णय, उनका निर्णय उनके लिए भी गलत हुआ और भविष्य के लिए भी गलत हुआ। ये दोनों केस थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए। हम आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, हमारे जिस समय ये सब डेवलपमेंट्स हो रहे थे तो छोटे बच्चे थे उस वक्त, और आप एक युवा पॉलिटिशियन थे, तो एक पॉलिटिशियन किस नजर से इन सारे डिसीजंस को देख रहा था, कैसे हो रहे थे, थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए दोनों इश्यू। देखिए, मैं 89 में, क्योंकि लोगों ने, उनके साथियों ने, मंत्रिमंडल के लोगों ने राय दी कि हमको मंदिर की नींव रख करके हम पॉलिटिकल आओगे, चुनाव करीब था, इसलिए मैंने कहा कि उनको मिनिस्टर या दूसरे लोगों
अरुण नेहरू होम मिनिस्टर थे, उनकी राय पर उन्होंने उसकी नींव रखी, क्योंकि भाई मेजोरिटी हिंदू वोटर था, मगर रखी तो लगा मुसलमान नाराज हो जाएगा, तो उसको रोक दिया, तो हिंदू भी गया मुसलमान भी गया। एक राय तो ये हुई। दूसरे साहबानों के इसमें आरिफ साहब उसमें मिनिस्टर थे, आरिफ भी मिनिस्टर थे, जो आजकल गवर्नर मोहम्मद आरिफ मिनिस्टर थे, और शायद जहां तक मुझे लॉ मिनिस्टर थे। तो कानूनी दृष्टिकोण से और साथियों के दृष्टिकोण से हुआ कि नहीं, इनको न्याय मिलेगा, इनको इससे न्याय मिलेगा, मन न उनको न्याय मिला, न ही सारी व्यवस्था को न्याय मिला, तो उससे भी उनको नुकसान हुआ। और बहुत सी ऐसी चीजें थी राजनीति में। शाहबानो केस थोड़ा शाहबानो उनका गुजारे भत्ते का मामला था, दूसरे मामले जो मुस्लिम शरीयत के अनुसार ठीक नहीं थे, तो वो चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसको चेंज किया गया, उनके उससे चेंज हुआ ना, कानून ही चेंज कर दिया गया, तो चेंज करना उचित नहीं था, बाद में टर्न अराउंड हो गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद, आप भी किस तरह जब सर आपका इंटरव्यू होता है तो आप बहुत स्टडी करते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि डायरी में आपने बहुत सारी तैयारी कर रखी है, तो तो ये सब क्या लिखा हुआ है सर? मैं चाहूंगा कि आप अगर बता दोगे कि इसमें क्या लिखा हुआ, और जरूर राजीव गांधी जी जुड़ा हुआ कुछ इसमें मसाला होगा। राजीव जी मेरी उम्र करीब 80 के आसपास होने जा रही है, इसलिए मैं ये नहीं, मैं कभी लिख के भाषण भी नहीं करता, मगर अब हालात ऐसे आ गए कि थोड़ा बहुत स्मृति में भी फर्क पड़ा, तो मैंने उनकी जो इतना नहीं बना पाया जितना मैं सोचता हूँ या उनके बारे में जानता हूँ, फिर भी मोटी मोटी बातें लिखी हैं जो बड़ी उपलब्धि हैं, और मैंने उनके बारे में सब मैं कह भी दिया, तो इसलिए लिखना पढ़ना तो। और अभी हम चर्चा करें तो उस कवि सम्मेलन की भी, उसने कहा चिंतन करने वाले लोग, तो हमारा तो आदत थी कि हम 70-72 से बराबर हमने सतपाल मल्ली के अखबार भी शुरू किया था, साप्ताहिक जन इच्छा, तो पढ़ने लिखने की आदत हम लोगों की शुरू से थी। आपने खुद अखबार निकाला? हम दोनों। अच्छा, सतपाल मलिक सामने हम साप्ताहिक अखबार निकाला, साप्ताहिक जन इच्छा, उसके 2-4 अंक छपे। किस ईयर की बात नहीं? ये बात होंगी 68-69 से। तो उस वक्त मलिक साहब शासन अध्यक्ष बने? हाँ, वो अध्यक्ष भी रह गए थे, वो 2 बार अध्यक्ष रहे, एक बार वो प्रेसिडेंट रहे और एक बार प्रीमियर रहे। तो प्रीमियर तो भाई MP बने, मगर फिर सीधा चुनाव है, सारे लड़कों के चुनाव से अध्यक्ष बने। मलिक साहब यहाँ मेरठ कॉलेज में आपके बैचमेट थे या? नहीं, हमसे वो सीनियर थे। अच्छा। और मेरे आने के बाद 2 बड़े आंदोलन हुए, एक हिंदी आंदोलन तो बहुत बड़ा आंदोलन, देश का बहुत बड़ा आंदोलन था, और उसके बाद ला वाला जो 3 इयर्स हो गए, वो भी एक बड़ा आंदोलन हुआ, और उनके नेतृत्व में छात्रों ने बड़ी लड़ाई हुई। उस समय छात्र नेता मतलब जाने माने नेता हुआ करते, किशन पटनायक, शत्रुघ्न प्रकाश, श्याम किशन पांडे, सतपाल मलिक, तो ये बड़े नेता थे देश के। जो नवीन पटनायक तो उड़ीसा के रहने वाले थे, राजकुमार जैन दिल्ली में, जो हमारे यहाँ बागपत के रहने वाले, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े नेता थे। तो वो एक युवा नेतृत्व के भी और पढ़े लिखे लोग नेता हुआ करते थे। अच्छा सर, उस समय राजीव गांधी जी कहते थे, या तो उन्हें विश्वास नहीं था नौकरशाही को, वो कहते थे कि दिल्ली से ही उनका चलता है, और वो जब तक मतलब धरातल तक जाने में 10 पैसे रखते हैं। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात थी, और इसको लोग उल्टे ढंग से करते। उनकी जानकारी हो गई थी, जो पैसा भेजा जाता है वो पैसा जाता 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 कटता कटता नीचे जाके वो बहुत कम परसेंटेज लोगों के विकास में लगता है। ये आज भी हो रहा है, ये आज भी हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं ना सारा पैसा लग रहा है, कमीशन, रिश्वतखोरी हमारे यहाँ बहुत गहराई से अपना वो जड़ जमा चुकी है। किसी क्षेत्र में चले जाएगा, न्यायालय से लेकर के निदेशालय तक कहीं जाइएगा तो रिश्वत का मामला तो ऐसा लगता है जैसे कहीं ऐसा है नहीं कि ना हो। इसलिए उनकी सुनिश्चित जानकारी हो गई थी कि पैसा जो हम भेजते हैं धीरे धीरे जाता जाता वो 8-10% रह जाता, वही लगता है, इसलिए विकास दिखाई नहीं देता। सर ऐसी कोई 3-4 उनको कहने का माने उनको एक पीड़ा थी कि सारा पैसा यदि लग जाए तो हमारा विकास देश अलग से चमकने लगे, इसलिए उन्होंने कहा कि पैसा नीचे तक नहीं पहुंचता। जब सब कारगिल का युद्ध होता है, कारगिल जब युद्ध हुआ तो कारगिल युद्ध में हम जीते 99 में, और फिर ये इसलिए दिया गया कि बोफोर्स तोप थी तो इसलिए इंडिया ने दिया। और 20 साल पहले, 20 साल के लगभग 11-12 साल पहले बोफोर्स तोप को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा बवाल हुआ है, और उसने कहा कि बोफोर्स का बहुत बड़ा जो है राजीव गांधी ने घोटाला किया था।
मैंने शायद मैं बता भी चुका, न्यायालयों से लेकर बोफोर्स तक सबने उनको निर्दोष साबित किया, कोई घोटाला हुआ ही नहीं। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। और मैं आज भी अनेक पत्र पत्रिकाओं को जानता हूँ। पंजाब केसरी तो मुझे खुद याद है, उसके संवाददाता ने लिखा कि मेरे पिताजी समाजी थे और हम लोग आज भी कांग्रेस के खिलाफ मानसिक रूप से जुड़े, मगर संपादकीय में लिखा, मगर मैं ये मानता हूँ कि राजीव गांधी जितना मेरा संबंध रहा, वो एक ईमानदार आदमी थे, एक पैसे का कभी उन्होंने घोटाला करने का प्रश्न नहीं है। जो आरोप जिसने भी लगाए उनको इस देश का इतिहास माफ नहीं करेगा। ये उनके शब्द, मेरे शब्द। सर जैसे आज देश के बड़े नेता मेरठ में आते हैं तो बहुत सारी लग्जरी गाड़ियों का काफिला होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों के पास लग्जरी गाड़ी होती है। जब राजीव गांधी उस समय उस दौर में मेरठ आए होंगे, जैसा आपने बताया कार से आए थे, तो उस समय कौन कौन सी कार होगी, कितना लंबा काफिला होता होगा? मैंने इंदिरा जी को देखा, राजीव गांधी को तो 99% लोग एम्बेसडर गाड़ी भी उस समय वीवीआईपी गाड़ी मानी जाती थी। तो बड़ी गाड़ी ना तो थी ना दिखाई देती थी, बहुत गाड़ी थी भी नहीं। और चुनाव में तो लोग जीप से चुनाव लड़ते थे या अपने ट्रैक्टरों से, ट्रैक्टर भी नहीं थे, स्कूटर से, पैदल, तांगे से। वो जमाना दूसरा जमाना था। मगर मैंने इंदिरा जी को देखा, एक बार हम लोग मिलने गए, ओम प्रकाश शर्मा जी के साथ में गया था, तो दमन ने कहा कि इंदिरा जी उतरेंगी, जीने से उतरती हैं, तो आप बात करते उतर जाए, समय तो नहीं मिल पा रहा मगर आपको समय दे देंगे। और जब उतरी आके वो गाड़ी के पास एम्बेडर खड़ी, उसके पास खड़े हुए प्रधानमंत्री थे और बात करी उससे कि भाई ठीक है, हम आपके सम्मेलन में, शिक्षक सम्मेलन होता गोरखपुर के, हम आएंगे। और बस उन्होंने कहा भाई चुनाव होने वाला, खैर वो तो उनकी बात रहेगी। राजीव गांधी को 99% लोग एम्बेसडर से चलते। जब तक यहाँ दंगा हुआ था, जब शांत हो गया, तो यहाँ मेरठ में कौन कौन से मोहल्ले थे जहाँ राजीव गांधी की सभा हुई? सभा तो नहीं हुई, मगर उनके दौरे जहाँ जहाँ बहुत दंगा प्रभावित क्षेत्र थे, हसीमपुरा भी गए, मरियाना भी हो गए, शहर के ज्यादातर हिस्सों में, पूरे शहर में लोगों से मिले भी, बातचीत भी, थोड़ा थोड़ा, कहीं 20 लोग थे, कहीं 30 लोग, घर से लोग निकले, बात की उससे। आपने जो सर, आप तो बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, वर्तमान स्थिति में मतलब जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं वो राजीव गांधी, उस दौर में, उस काल में, उस कालखंड में, तो आप सर किसे ज्यादा नंबर देना चाहोगे? कि किसी की किससे तुलना करना ज्यादा उचित नहीं है। अपने क्षेत्र में राजीव गांधी सर्वश्रेष्ठ नेता थे, प्रधानमंत्री थे, एज व्यक्ति उनका कोई सानी नहीं है। और वर्तमान प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जनमानस में उनका आधार तो आज बना ही वो है भी। और क्योंकि मैं उस दल में हूँ जिस दल का नेता उनके साथ है, तो नेचुरली मैं तो यही कहूँगा कि आज का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री के रूप में वो जनप्रिय नेता हैं और देश को एक बेहतर तरीके से, उनका प्रयास है कि देश समृद्धिशाली बने, देश प्रगति करे, नए भारत के उनका सपना वो पूरा करना चाहते हैं। तो हमें आशा है कि उनके नेतृत्व में हम सारी उपलब्धियों को, उद्देश्यों को पूरा करें। एक दिन में बैठा हुआ था सकोती की तरफ, मेरठ में रेलवे लाइन, उस पर सकोती टांडा गांव, वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग होता था, बड़ा लंबा जाम था, हाईवे जो बना, लगभग 25-30 साल तक जाम की समस्या लोग झेलते रहे। वहाँ फ्लाईओवर बना, किसी के पास में बैठा हुआ था, उन्होंने याद दिलाया वो प्रसंग कि देखो कैसे होते हैं काम। जब संजय गांधी का निधन हो गया एक हादसे में, तो इंदिरा जी हरिद्वार उनकी अस्थियां लेकर के जा रही थी, अस्थियां कलश लेकर, वो वहां जाम उन्होंने देखा लंबा, तो तब उन्होंने कहा, पूछा कि ये जाम यहाँ क्यों है, और फिर उन्होंने वहाँ फ्लाईओवर बनाने का आदेश दिए। तो क्या आपकी स्मृतियों में ये कुछ किस्सा ऐसा है? ये तो खैर मैंने ऐसा कुछ हुआ था, मगर मेरे ये याद है कि ये हम लोगों के काल में मंजूर हुआ जब मैं एमएलए था। और मेरे एक मित्र हैं धूम सिंह शाहदार, नाम से जानते होंगे, उनके रिश्तेदारों की जमीन आ रही थी, उसको मेरे पास आया, तथ्य जो भी उसने कहे, उन्होंने कहा साहब ये, क्योंकि इनका सारा चक चला जाएगा, गांव का किसान तो चक की बात सोचता है, आप इसे किसी तरह से 1-2 महीने रुकवा दीजिएगा। तब तो बहुत ही मेरी वो गलती थी और कुछ डिले भी हुआ हमारी वजह से, वो डीएम के जरिए अपना उदाहरण देकर रुकवाया गया। मगर वो बना, वो दूसरे काल में बना, शायद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या तो वीपी सिंह जी थे या ये थे। मुझे उन्होंने बताया, मुझे एग्जैक्ट
ध्यान नहीं है, मैं इसको कंफर्म भी नहीं कर सकता। गांव के लोग जो उस गांव के मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा कि मायावती सरकार में बना। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस सरकार में। मैं एमएलए तो कांग्रेस में था जी, उसी काल में बना, थोड़ा डिले हुआ मगर बना उसी काल में। मंजूरी तो बल्कि हमसे भी पहले हो गई। और कोई किस्सा कहानी आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? दरअसल में उस समय के बहुत से काम आज भी अधूरे पड़े। जैसे मैं वो फाइल रखी ऊपर, प्रणब मुखर्जी साहब उस समय चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे। वो चिट्ठी कल में पढ़ रहा था, अंग्रेजी में चिट्ठी है, और वो चिट्ठी की कॉपी मुझे दी गई थी किसी के जरिए कि आप इसको अपने पास रखिएगा। और उन्होंने लिखा कि आपका IITI, ये ITI नहीं बल्कि IIT मवाना में मंजूर कर दिया गया है और शीघ्र इस पर काम शुरू हो जाएगा। ये प्रणब मुखर्जी साहब की चिट्ठी मेरे पास है, तो आज तक नहीं बना है नहीं। मेरठ को एक IIT मिल जाता और वो चिट्ठी मेरे पास है। मैं आपको ये राजीव गांधी सरकार के समय, राजीव गांधी की सरकार थे, और प्रणब मुखर्जी साहब की चिट्ठी उसकी कॉपी मेरे पास है। अगर आप कहीं फाइलों में आपके पास रखी हो तो ये अभी ला देता है राजीव, अच्छा लगा इसी ने रखी, अभी मैं दे दूंगा जी। तो वो काम है। दूसरा, हम लोग एक बार ममता बनर्जी रेल मंत्री थी और अजीत सिंह जी, मैं लोकदल में था, अजीत सिंह जी भारत सरकार में थे। तो ये तय हुआ कि मैंने एक प्लानिंग बनाया कि मेरठ आज भी रेल के क्षेत्र में देश के प्रमुख शहरों से नहीं जुड़ा हुआ है। एक हमने प्लानिंग किया कैसे हम लोग, क्योंकि विकास तब होगा जब हम सारे देश के अहमदाबाद से जुड़े, अच्छी ट्रेन व्यवस्था होगी। तो हम लोग तीनों, कोकब हमीद, अजीत सिंह जी, मैं, तीनों ममता बनर्जी के पास गए। हमने एक उनको प्लान दिया अपना कि साहब हम चाहते हैं मेरठ, क्योंकि ऐतिहासिक शहर है, ये देश के मुख्य हिस्सों से आज भी रेल क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ। तो वो प्लान दिया गया, आज तक भी वो आज तक उस महीने में पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस के राज में इस मेरठ स्टेशन को मॉडर्न स्टेशन बनाना है, स्वीकार हुआ, मंजूर हुआ, पैसा दिया गया। देश के 22 स्टेशनों में से एक स्टेशन ये भी श्रेष्ठ स्टेशन होगा। मगर मैं जहां तक जानता हूँ आज भी वो जो पैसा दिया गया था, जो होना था, आज तक भी मेरठ का स्टेशन 22 स्टेशन जैसा स्टेशन नहीं बना। एक और बड़ा काम है जो मुझे भी याद पड़ता है, पंडित नेहरू में चंडीगढ़ के साथ हस्तिनापुर को भी उसी तर्ज पर डेवलप करने की बिल्कुल आधारशिला रखी, वो पत्थर वहां पे लगा हुआ है। और हस्तिनापुर नेहरू जी का एक उदाहरण अपने आप में। हस्तिनापुर ऐतिहासिक जगह है, यदि हम जाने जाते उसमें हस्तिनापुर का भी एक रोल है, पांडवों से जोड़ा जाता है। हस्तिनापुर का देश और इतिहास से बड़ा लगाव है। तो हस्तिनापुर वैसे ही एक कताई मिलता वो भी बन पड़ा। और दूसरा मैं बताऊं, बागपत में एक जगह गोरीपुर जवाहर नगर, उसकी भी युगांडा के प्रधानमंत्री साथ आए थे और पंडित नेहरू ने उसका नाम लोगों ने तो जवाहर नगर रख दिया, गोरीपुर जवाहर नगर। मगर उसका भी ये था कि हम इसको एक अच्छा शहर बनाएंगे। वो गोरीपुर गांव के गांव पड़ा हुआ है। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो सोचा गया, प्रस्ताव हुए, कुछ हुआ, आज तक उन पे अमल नहीं हुआ। और मेरठ को जो कहते हैं हम खेल के क्षेत्र में, कैंची उद्योग के क्षेत्र में, आज तक भी देखें तो क्योंकि इसलिए लड़कों को ये कहें कि हम कोई रोजगार दिलवा देंगे, तो बड़ौद, बागपत, मेरठ कोई ऐसा औद्योगिक क्षेत्र नहीं जहां बेहतर नौकरी लोगों को, अच्छी नौकरी नौजवान को दिलवा सकते हैं। आज भी भाई गुड़गांव आप प्रयास कर लो, है नहीं, आप जाके नोएडा चले जाओ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव। मेरठ वालों को तो ये कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास मेरठ क्यों नहीं है, परतापुर क्यों नहीं है? परतापुर जो इंडस्ट्री स्टेट है, अभी भी मुझे पता चला बिजोली के आसपास मेरठ में 500 एकड़ या कितने एकड़ जमीन इंडस्ट्री के लिए एक्वायर की जा रही है। आप एक्वायर तो किसानों की जब जमीन करोगे तो आप परतापुर को डेवलप कर लीजिए ना। आप परतापुर चलिए, एक इंडस्ट्री शायद काम कर रही हो नहीं, कोई इंडस्ट्री खाली पड़ी है, मशीनें लगी हैं। वो कहता साहब तो लोन ही नहीं दिया जाता। तो धरती पर, जमीन पर कैसे प्रगति हो, ये सवाल आज भी हमारे लोगों के बीच में है। आपने हमें समय दिया और एक बहुत बड़े नेता जिन्होंने इस देश को नए ट्रैक पर ले जाने की भरसक कोशिश की, राजीव गांधी जी,
उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे किस्से उनके हमें बताए। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अपील है मित्रों कि कमेंट बॉक्स में आप भी शेयर कीजिए, आपके पास भी बहुत सारे किस्से कहानियां होंगे और निश्चित तौर पर ये जो डिस्कशन है इससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकलती हैं। खास तौर पर अयोध्या मंदिर के बारे में आपने जो कहा वो तथ्य हमें भी आज याद नहीं था, आप में से बहुतों को याद नहीं होगा कि उस वक्त क्या हुआ था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अयोध्या मंदिर को लेकर उन्होंने क्या फैसला लिया था और जिस फैसले ने पूरे देश की सियासत की दिशा बदली। और शाहबानो केस का जिक्र भी आपने किया, बोफोर्स का जिक्र भी आपने किया और राजीव गांधी की जो साफ गोई, जो उनकी ईमानदारी है उसका जिक्र किया कि कैसे एक नेता में इतना साहस, इतना आत्मबल था कि वो ये स्वीकार कर सकते थे कि सिस्टम कितना करप्ट है। 1 रुपया चलता है तो 25 पैसे पहुंचते हैं। आज के वक्त में तो मशीनरी, नौकरशाही और नेता दोनों मिलकर के उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। बहुत वक्त तक तो यही शोर मचाया जाता रहता है कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि अपने सिस्टम की खामियों को हम समझे, स्वीकार करें, तभी बदलाव के लिए तैयार भी होंगे। तो आप सब हमारे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। और एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे प्रसन्नता है कि आप दोनों ने, और जो मेरा पहले करीब साल भर पहले इंटरव्यू लिया था वो आज भी लोगों के मन में, मस्तिष्क में छाया हुआ है। और एक ऐतिहासिक चीजें आप हमेशा जोड़ते हैं चीजों को, मैं उसके लिए आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अगर आप पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा के प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पर पड़े हुए दूसरे वीडियो को देखिएगा। उसका लिंक हम आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। लगभग 50 साल का एक राजनीतिक अनुभव और एक बागपत के खादर के छोटे से गांव से निकल करके विधानसभा में एंट्री तक का सफर, हमने उसमें चर्चा की है इस सब के बारे में। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आपका सपोर्ट हमें लगातार काम करने का हौसला देता है। धन्यवाद, नमस्कार।